अब सवाल यहाँ पर यह है कि मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर 100% नेचर का ब्लेंड होना, 100% आदतों का मिलना, 100% फितरत का मिलना, 100% रवैयों का मिलना, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है कि जो मैं हूँ वो आप उसकी रेप्लिका कॉपी बन जाए, ये नहीं हो सकता। तो रिश्ता ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट पहले दिन से कॉम्प्रोमाइज में ही जाएगा। अब वो कॉम्प्रोमाइज मैं आपके साथ करूं या आप मेरे साथ करें या मेरी बीवी मेरे साथ करें, किस कॉस्ट? वो कॉस्ट है कि मैं क्या ऐड कर रहा हूँ उसकी जिंदगी और वो क्या ऐड कर रही है मेरी जिंदगी। सही। इसके ऊपर फैसला किया जाएगा तलाक का या निभा का। अब अगर एक इंसान को एक बंदे से, एक बीवी को अपने बंदे से पैसा चाहिए, ठीक है, हाई फाई ब्रांड्स चाहिए, कोठियां चाहिए, गाड़ियां चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, तो जब तक ये है तक तो भाई चलेगा मामला। जब उसकी जिंदगी के अंदर, मर्द की जिंदगी के अंदर या हस्बैंड की जिंदगी में उतार चढ़ाव आएगा और पैसा नहीं हुआ और गाड़ियां नहीं हुई और नौकर चाकर नहीं हुए और ये गार्ड्स गूड्स नहीं हुए और ये वड्डी टोरा नहीं हुआ, तो फिर वो की करेंगे। यही वाली हस्बैंड वाइफ के मसला हो या कोई भी रिलेशन, स्पेसिफिकली अगर आपने मियाँ बीवी की बात करनी है, 100% आइडियलिज्म ऑफ रिलेशनशिप कहीं एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में। सही है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी नहीं करता। कुल्लू बनी आदम खता, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एवरी मैन एरर्स, the best of the sinners is wa khairul khata'in at-tawwabuna is the one whose self reflection of repentance is very high। कि रिफ्लेक्ट कितना करता है वो उसके ऊपर। सही है। वो रिफ्लेक्ट करेगा तो ही वो अपनी पॉजिटिव चीज निकालेगा भाई। रिविजिट कितना करता है, कितना करता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर 100% नेचर का ब्लेंड होना, 100% आदतों का मिलना, 100% फितरत का मिलना, 100% रवैयों का मिलना, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है। कि जो मैं हूं वो आप उसकी रेप्लिका कॉपी बन जाए, ये नहीं हो सकता। तो रिश्ता ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट पहले दिन से कॉम्प्रोमाइज में ही जाएगा। अब वो कॉम्प्रोमाइज मैं आपके साथ करूं या आप मेरे साथ करें या मेरी बीवी मेरे साथ करें, किस कॉस्ट? वो कॉस्ट है कि मैं क्या ऐड कर रहा हूं उसकी जिंदगी और वो क्या ऐड कर रही है मेरी जिंदगी। सही। इसके ऊपर फैसला किया जाएगा तलाक का या निभा का। अब अगर एक इंसान को एक बंदे से, एक बीवी को अपने बंदे से पैसा चाहिए, ठीक है, हाई फाई ब्रांड्स चाहिए, कोठियां चाहिए, गाड़ियां चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, तो जब तक ये है तक तो भाई चलेगा मामला। जब उसकी जिंदगी के अंदर, मर्द की जिंदगी के अंदर या हस्बैंड की जिंदगी में उतार चढ़ाव आएगा और पैसा नहीं हुआ और गाड़ियां नहीं हुई और नौकर चाकर नहीं हुए और ये गार्ड्स गूड्स नहीं हुए और ये वड्डी टोरा नहीं हुआ, तो फिर वो की करेंगे। तो उस वक्त जब वो ये वैल्यू ऐड नहीं कर रहा होगा, तो फिर वो मैरिज सर्वाइव कैसे करे बनिस्बत उस मैरिज की, ठीक है, जो इस पर खड़ी है कि दो इंसानों ने एक दूसरे का स्पिरिचुअल बोझ उठाया, एक दूसरे को दिल दिया, अपनी पेन को कम करके अगले की पेन को ग्लोरीफाई किया सालों साल। और बीवी ने हस्बैंड के लिए किया, हस्बैंड ने बीवी के लिए, उसको दिल दिया, उसको अपने पूरे सर्कल के अंदर ऊपर किया, अपने दिल और दिमाग, सब्र किया, उसके ग्रो करने का सब्र किया, उसके मैच्योर होने का सब्र किया। हस्बैंड ने बीवी के मैच्योर होने तक का सब्र किया और बीवी ने उसके इंसान बनने का सब्र किया। कि अभी जवान है, लड़के 20 से 30 के बीच में नहीं होते इतने ठीक, 30 के बाद आती है उसको सही वाली एम्पायरहुड जिसे हम कहते हैं, सल्तनत बनाने की सोच और मैच्योरिटी बाद में आती। सब्र किया, बर्दाश्त किया, इंतजार किया, फिर उसके गम को वैल्यू दी, सुना उसको, उसकी बकवास को सुना उसने बैठ, उसके गम को सुना, उसकी स्टूपिडिटीज को सुना उसने बैठ, और आगे से अपनी 2 ईंट की नहीं झाड़ी, सुना उसने बैठ के, और उसने उस पे हेड नॉट किया कि बात सही कह रहे हैं। ऐड किया उसकी लाइफ के अंदर एक कंपैशनिज्म, हमदर्दी ऐड की उसकी लाइफ, शफकत ऐड की उसकी लाइफ, हाथ रखा उसके सर के, हस्बैंड ने वाइफ के सर पे हाथ रखा और वाइफ ने उसकी कमर पे हाथ रख के उसको मजबूत कहा, मैं तेरे साथ खड़ी, कोई मसले की बात नहीं, ये हमारा सफर है। और वो रूह एक दूसरे की रूह में इंटीग्रेट हो, एक रूह जो है वो कॉस्मेटिक, माल दौलत, पैसे में इंटीग्रेट हो गई, और वो भी चाहता था कि मेरी बीवी सिर्फ मुझसे माल दौलत पैसा ले और मुझे मेरी अय्याशियों के लिए छोड़, मैं अपना जो भी जिंदगी गुजारूं तुझे पैसा देता रहूंगा, इससे ज्यादा मैरिज में है कुछ नहीं, वीकेंड पे जाकर तुझे कहीं ले जाऊं। बनिस्बत के इन्होंने जिन्होंने एक दूसरे को इस तरह वक्त दिया है, ये मैरिज उस बॉन्ड पे खड़ी होगी कि जब दुनिया छिन जाए ना इनसे, ये झोपड़पट्टी में भी होंगे ना, तो जीना उन्हें आता होगा। इनकी मैरिज एयर कंडीशनर बेस नहीं थी, सही है, लैंड क्रूजर बेस नहीं थी इनकी शादी, मटेरियलिज्म कम था और स्पिरिचुअलिटी
ज्यादा थी। इनकी मैरिज थी एक साथ के ऊपर के, हमने एक दूसरे का साथ। ये भी एक वैल्यू एडिशन है, बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन। अब इसके बीच के अंदर दोनों स्पाउसेस में कोई एक मेंटली इल हो जाए, पागल हो जाए, एक डोमेन में दिमाग खिसक जाए उसका, और फजूल की, और इंसान है वो कहीं ना कहीं अटक जाता है, ऊंट बैठ जाता है, हमारे नहीं बैठ जाते। सही। एक जगह पर मेरा ऊंट बैठ जाए, मैं नहीं गल माननी किसी की, चलो जिनने जो भी पुटना पुट लिया, तो वो कॉम्प्रोमाइज किसी बेसिस पे करेगी उसके साथ कि भाई मैं 90% उसकी मेरी जिंदगी में इतना एडिशन है पॉजिटिव वैल्यूज का, पॉजिटिव स्पिरिचुअल वाइब्स का, मैं एक इंसान ही उसकी वजह से दुनिया में बनी हूँ। और मैं तो अभी पिछले दिन कह ही रहा था तुम्हारी भाभी को कि 17 साल वो मेरे साथ रह ली है, 17 साल वो अपनी माँ और अपने भाइयों के साथ रही है। शी इज 34 राइट ना, तो आधी जिंदगी तो मेरे साथ गुजारी है ना। पर्सनैलिटी का एक आधी जिंदगी का हिस्सा तो मेरे साथ गुजारा है, मैंने पाला है, मैंने चलाया है, मेरे साथ जिंदगी चली है, आधी उनके साथ चली है। तो पर्सनैलिटी में मेरी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको। कोई तो वजह होगी ना जिसकी वजह से बड़े संगीन जुर्म भी अगर मैंने इन 17 सालों में किए होंगे, तो उसे सोचना है ना कि भाई इज ही वर्थ स्पेंडिंग माई लाइफ विद हिम और नो। क्या मैंने गलतियां नहीं की होंगी? क्या मेरे ऐसे आदमी ने गलतियां नहीं की होंगी जिसका हर 2 मिनट के बाद जो है वो एक फैसला आ जाता है गैरत और इज्जत के मसले में या दीन के मसले में। कितनी जगहों से मैं उठ गया, कितनी जगहों से मैं खड़ा हो गया, कितनी जगहों से मैंने डील छोड़ दी, कितनी जगहों पे लात मार दी मैंने चीजों कि या इज्जत का मसला था या दीन का मसला था या गैरत का मसला। तो सारी जिंदगी तो वो पीछे ही चलती रही है ना, नहीं की कभी वो गिला कर सकती थी ना कि तू सेटल्ड ही नहीं अपनी लाइफ के अंदर, जिथे भी जाओ तो या इज्जत का मसला या गैरत का मसला या दीन का मसला। तो जब हमने भी देखा भाई कि हर वक्त ही बैग पैक करके हमारी शहजादी हमारे पीछे ही है, तो एक टाइम पर हम भी उस पर कुर्बान होंगे ना भाई कि उसने हमारे हर उस फजूल फैसलों में थे या जो भी मर्दाना फैसले थे या पागलाना फैसले थे या जज्बात, हमारे साथ खड़ी रही, उसने ऑनर किया हमारी इज्जत को वहां पर। अगर मैंने किसी महफिल में अगर उसको बोला कि यहाँ से खड़ी हो जाओ, मैं यहाँ बैठ नहीं सकता, खड़ी हो गई, उसने ये नहीं देखा कि उसके घर वाले या मेरे घर वाले। फिर आदमी उसकी जिंदगी में अपनी जान भी डालता है, खून भी डालता है। आज अगर अल्लाह हमारा हाथ पकड़ता है, उड़ाते भी बहुत हैं फिर उसके पर, उसने दिया, उसने हमारा साथ दिया बनिस्बत उस मैरिज की अदील जिसकी बुनियाद में ही एक दूसरे पे मरने वाला जज्बा नहीं। ये कैसे चलेंगे? ये तो हालात के उतार चढ़ाव पे हिल जाएंगे। नहीं फिर ये वो चीज ही नहीं होगी, मोहब्बत नहीं होती। मतलब आदमी किसी को देखता है, मैं तू है मेरी जिंदगी में, मतलब देख के मतलब जिंदगी वो है जिसपे दरवाजा खोले आप शक्ल दे, मुस्कुराहट आ जाए। सही। ये होते हैं लोग कि आपको देख के खुशी हो। आज भी फटीके कम नहीं है मेरे ख्याल से। ये नहीं होता ना, मैं शक्ल देख के आदमी खुश हो जाता है यार कि यार ये मोहब्बत है, ये बॉन्ड ये बनती तब है जब उसने आपकी जिंदगी में और आपने उसकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐड किया हो। ये तो बड़ा स्पिरिचुअल हो गया। 16 का था तू, हाँ। आज कितना 30 का हो गया। जी 14 साल हो चुके हैं मेरे साथ। मेरे से कितनी नेगेटिविटियां गई होंगी, कितनों के तो बड़े क्यास थे कहाँ जा रहे हैं आप। लेकिन आप ये भी तो देखे ना कि एक जीते जागते बहादुर आदमी के साथ और जिस तरह की मैंने जिंदगी गुजर, कितना कुछ चेंज हुआ है लाइफ, कैसे कैसे फैसले ले लिए जो शायद आपकी कम्युनिटी में, आपकी बरादरी में, आपके सिस्टम में वो जुर्रत भी ना कर सके जो आपने फैसला किया। ये इसलिए इट्स बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। अब यहाँ सारे ही हमें पूरा इकोसिस्टम होता है ना, हमारा इकोसिस्टम ही अनडिफाइंड रहा। वो जो कुएं के मेंढक बन के बैठे रहे और सिर्फ एक किताब पढ़ा रहे हैं बैठ के, तो वो वही पढ़ा है, फिर वो वही रहेगा। उसकी इतनी सी दुनिया, उसने क्या एक्सप्लोर करना है लाइफ, उसने क्या रिस्क। हम अनडिफाइंड रहे, अनसेटल्ड रहे, तकलीफ में रहे हमेशा कि कभी एक डगर पक्की नहीं रही, हर जगह एक्सप्लोर करते रहे, डाइवर्स रहे, मौका दिया लोगों को, मुख्तलिफ माइंडसेट और स्कूल्स को सुना, वक्त गुजारा, दोस्तियां की, आगे पीछे रहे, उनके साथ रहे, जबकि वो हमारी हर चीज से इख्तलाफ रहा। आज हमारे पास ये सुख चैन तो है ना कि हम जहां चाहें किश्ती का रुख मोड़ सकते हैं। कहने को कोई डर नहीं और कहने को सारे डर है हमारे पास। इस अनडिफाइंड जोन ने भी ऐड किया ना हमारी लाइफ के अंदर, अगरचे तकलीफ भी ऐड इन की। तो हम वो शादी वाले स्पाउस पे मैंने बड़ा जवाब दिया है यहाँ पर, लंबा जवाब दिया। हम उसको ऑर्गेनाइजेशन वाले में दोबारा लेके आएंगे, ले जाए इस पे। लेकिन बहरहाल उसने ये डिसाइड करना है कि कितना % ऐड हो रहा है। अब मेरा इस पे एक और बड़ा नुकता है कि तू शादी छेड़ेगा ना तो क्योंकि ये असल है इस्लामी माशरे की, इसलिए मैं बोलता बहुत हूँ। जी बिल्कुल। आपकी उस एडिशन से हम उसमें पागलपन भी एडजस्ट हो जाएगा, हम कॉम्प्रोमाइज भी कर लें। भाई मेरी जिंदगी में आपकी प्रेजेंस से सिवाय बीमारियों के और कुछ नहीं आ रहा लाइफ, तो मैं आपके साथ क्या करूं? क्या मतलब बीमारियों के? मेंटल बीमारियां, मेंटल ट्रॉमास, हाइपर टेंशन,
नेगेटिविटी, आपके साथ रह के मैं टॉक्सिक बन चुकी हूँ या बन चुका हूँ, तुम्हारे साथ रह के मैं एक बोना बन चुका हूँ, मैं एक इतना शेर दिल आदमी था, दरिया दिल आदमी था, तुम्हारी मेरी जिंदगी में आने के बाद से मैं कंजूस हो, मेरा चिड़ी जिन्ना दिल हो, तुम्हारी मेरी, ये आदमी ने एनालाइज करना ना कि इसकी प्रेजेंस से मेरी लाइफ, अब तुम लोग कितना, इसमें ब्लेम गेम स्टार्ट नहीं हो जाएगा? ब्लेम गेम नहीं है, उसमें सोचना तो है ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ जिंदगी में। कोई भी अनसक्सेसफुल होगा बोलेगा इसकी वजह से है, इसने मेरी, जब से मेरी जिंदगी, वो देखें जिसमें इनका जिसमें दो नंबर इवैल्यूएशन जो है ना, उसके लिए दो बड़ी शर्तें, अल अदल व तकवा। इवैल्यूएशन के अंदर जो है ना, इंसान अगर उसमें डंडी मारेगा ना तो पूरा प्रोसेस ही गिर जाएगा। और तकवा हाँ होना, हर इंसान को पता होता है कि शिकस्त मुझे क्यों हो रही होती है। बात यहाँ पर यह है कि भाई शिकस्त हो रही है, उसके बहुत फैक्टर्स हैं, उसको अगले पॉडकास्ट में ले जाए। अभी बात हो रही है मैं इसके साथ क्यों टिक, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, कि मैं मुतकब्बिर हो गया हूँ इसके साथ रह के, मैं इसके साथ रह के जो है तंग दिल, तंग नजर, तंग सोच, कमीनपना इतना बढ़ गया हमारे अंदर। मतलब व्हाट हैव यू एडेड इन माई लाइफ? नथिंग। एक इंसान के पास मैं जा रहा हूं, 24 घंटे दुनिया की बात चल रही, जब देखो पैसा, स्टॉक एक्सचेंज, दौलत, फलाना। मुझे कभी आई फील सो डिस्गस्टेड। कोई आइडियोलॉजिकल, कोई नजरियाती, कोई स्पिरिचुअल, कोई इर्तिफाई बात करें आप यहाँ पे, जिससे इंसान के मॉरल स्टैंडर्ड्स आए। जब आपके साथ बैठो, जब बैठो, धंधे की बात है, कारोबार की बात, और कुछ नहीं है आपके पास। यू डोंट हैव एनी हायर ब्रेन्स टू टॉक अबाउट सम हायर इंटेलेक्ट्स एंड विजडम। तो भाई मैं क्यों बैठूं फिर वहां, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? मैं अपने कुछ पुराने वक्तों के लोगों से मिला, जो दौरे हिदायत का वक्त था, तो आज भी मिलो 20-25 सालों के बाद, वही सोच, वही छोटी बातें, और कुछ तो बहुत घटिया बातें कर जाते हैं। आप, मुझे लोग पूछते हैं ना, शेख साहब आपकी लाइफ में चेंज है, आपने पुराने अपने वक्तों के लोगों के साथ जो ताल्लुकात थे, दोस्त यार थे, चेंज नहीं किया। मैंने कहा चेंज क्या करना है, 15 साल बाद भी वहां पे गए हैं तो वही ऊंट वैसे का वैसे ही बैठा है, बल्कि मजीद बिगड़ा हुआ है। उसने रिफ्लेक्ट ही नहीं किया 20 सालों के अंदर। मैं आज अपनी पूरी जिंदगी के ऊपर क्वेश्चन उठा के, आज 44-45 मेरी एज है, मैं अपनी हर चीज को गलत कहने की एज पे खड़ा हूँ, पूरी जिंदगी रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि मैं यार पूरा ही गलत। और इस आदमी को मैं देख रहा हूँ, ये 40-42 ततालीदा हो चुका है, इन्हें लोगों ने वकल ही नहीं है कि मैं क्यों बैठूं आप यहाँ, सारी गलास्तें और वो गंदे कामों की बात है, मतलब आप वहीं के वहीं खड़े हैं। इस पर भी बात करनी चाहिए। रिलेशनशिप, दोस्ती यार कैसे निभाए आदमी? लोग कहते हैं ना, आपने बात नहीं की, आपने फलान नहीं की, क्या बात करे आदमी जब वो अपना किबला ही नहीं बदलने के लिए, बेसिक किबला तक बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं माशरत कैसे रख लूं उसके साथ? फिर भी हम चले जाते हैं उठ के, कभी कभी फैमिलियों में चले, वहीं के वहीं। एक इंसान की जिंदगी के अंदर या किसी इंसान की जिंदगी में इतना बड़ा इंकलाब आ गया, आप वहीं के वहीं है, वही कुएं के मेंढक हैं, वही 4 बातें आपकी, वही आप कराची के उस इलाके से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। अल्लाह ने हमें दुनिया के कौन कौन से ईवानों में नहीं खड़ा कर दिया, आपकी बातें हुई हैं। उसी से आदमी चेंज होता है ना। तो मियां बीवी में भी इसको हम इसी पे एंड कर, मैं किस बेसिस पे इसके साथ गुजार रही हूँ। अब कभी कभी ना उल्टा हो जाता है। आखिरी बात है, उसके बाद तुम टॉपिक चेंज कर लेना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि औरतों का जहन्नम में बहुत ज्यादा जाने की एक सबब पता है क्या है? कि वो छोटा से शर के ऊपर ना पूरा खैर उड़ा देंगे। ये सिर्फ जेंडर बेस्ड हदीस नहीं है, मर्द भी करता होगा, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक किया गया क्योंकि वहां मोहब्बत बहुत ज्यादा। कभी कभी आपके पार्टनर में एक शॉर्ट कमिंग होती है, मगर क्योंकि आपका कोई उस्ताद नहीं है, आपकी मैक्रोज डेवलप नहीं है, आपकी कोई तरबियत हुई भी नहीं है, आप किसी सिस्टम स्ट्रक्चर से गुजरे भी नहीं, किसी ग्राइंड से गुजरे नहीं है, खुद पिक एंड चूज वाली नॉलेज आ रही है ये जेनजी के अंदर अब जो लोग बैठे हैं, तो आपने खैर और शर का मुआवजा अपने ही अंदाज में किया। शर की वैल्यू 20% की है, मायने में उसको 80 बना दिया और उसके खैर को 20 में मिनिमाइज कर दिया है, और अब आप सोच रहे हैं मैं इसके साथ क्या करूं। ये बेवकूफी है, पूरा कुल उड़ा के फेंक दिया क्योंकि एक बेसिक डिस्क्रिपेंसी खड़ी हुई है वहां। ये कैसे सिखाएंगे माशरों को? ये कोर्सेस करने पड़ेंगे ना, इनको इल्म सीखना पड़ेगा बड़ों से आके, तजर्बेकार लोगों से, जिन्होंने अपने निकाह निभाए हैं। और यहीं पर मैं कहता हूँ 1970s, 80s और 90s और 2000 के लोगों को आइडलाइज करें, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्ते निभाए हैं। आप कह रहे हैं जी तलाकें बहुत हो रही हैं तो लोग खुश हो रहे हैं, नहीं, उन्होंने निभाह किए, एट द कॉस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ भी किए। मगर एक बंदे ने निभाह किया 50 साल किसी इंसान के साथ, चाहे वो उससे बिल्कुल डिफरेंट ही था। आप माने तो सही ना, तो कुछ तो सीखे उसके कदमों में, उन औरतों के कदमों में बैठे ना जाके। आजकल की यूथ बैठे जिन्होंने बड़े बड़े सख्त मर्दों के साथ वक्त गुजारा, कैसे किया, क्या वैल्यू ऐड कर रहा था वो आपकी लाइफ के अंदर, जबकि पुराने लोग तो मिजाज के बड़े सख्त होते थे। तो ये वैल्यूज क्यों नहीं सामने आ रही? देखिए, कॉम्प्रोमाइज विल बी एट अ कॉस्ट ऑफ समथिंग एंड समटाइम्स कॉम्प्रोमाइज विल बी अगेंस्ट द कॉस्ट एज वेल। ये बहुत हाईएस्ट लेवल का तकवा है कि भाई मेरी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है ये मेरी लाइफ, मैं बच्चों की खातिर चुप कर जाता। वो भी एक वैल्यू है वहां पे, वो औलाद के लिए कर रहा है ना। मैं आपको बर्दाश्त इसलिए कर रहा हूँ, अगर मैं पीछे हट गया मेरी औलाद डिप्राइव हो जाएगी। अगर सही है, पेरेंट टूट गए, बर्दाश्त करेंगे। यही पिछलों ने किया, और वही औलाद खड़ी होकर उन्हें कुछ रही है कि आपने क्या किया हमारे लिए।
आप डिसीजन तो बंदा फिर सोचता है कि इस औलाद पे मैंने क्या किया, ये क्या वैल्यू ऐड कर रही है मेरी लाइफ। अगर इसने मुझे बुढ़ापे में ओल्ड होम्स में फेंकना है अपने माँ बाप को, हैरत की बात है भाई, तू पैदा ही नहीं करना, तू होना ही नहीं चाहिए था। फिर तेरे से ज्यादा किसी गैर पे मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर देता लाइफ की, शायद वही संभालने आ जाते हैं मुझे। सो इट ऑल हैंग्स अराउंड इन द सोसाइटी। आप मेरी जिंदगी में क्या ऐड कर, बहुत बड़ा सवाल है ऐड करने में। यहाँ पे आपने बात की थी कि आइडियलिज्म नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके कॉम्प्रोमाइज करना होता है। कॉम्प्रोमाइज जरा ये इस पे नजर डालें कि चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे घर हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, ये शर के साथ एग्जिस्ट करना, इसकी अडेप्टेशन कैसे करें? मैंने अपने कोर्सेज के अंदर बीच में बोला ना यार कि भाई शर को शर से दूर करना कोई सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ाया हो किसी दीनदार आदमी ने या किसी नॉन दीनदार ने, मुंह ही खुल गए उनके आगे। दफ व शर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। फिर मैंने इनको एक इबारत पढ़ाई थी, शायद इमाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह अलैह की थी, लैसल आकिलु अल्लज़ी यालमुल खैर मिनश शर। खैर और शर के बीच में फर्क करके ब्लैक एंड व्हाइट आइडेंटिफाई करने को बड़े फुकहा कहते हैं। ये कोई अकल की बड़ी मिराज नहीं है कि आपने खैर शर आइडेंटिफाई कर। हालांकि एक आम आदमी कहकर मैं अगर खैर और शर के बीच में फर्क कर लूं तो मैं तो आलिम आदमी हूं। वलाकिन्नल आकिल, असल अकल और शऊर और दानाई की मिराज पे वो बैठा है, अल्लज़ी यालमुल खैर मिनल खैरैन, जो दो व्हाइट में से सबसे बड़ा व्हाइट, व शर्र मिनश शर्रैन, और दो ब्लैक में से बड़ा सबसे छोटे ब्लैक को आइडेंटिफाई कर सकते। इसके लिए ज्यादा जोर लगता है दिमाग के। सास और बीवी, माँ और बीवी दोनों ईवल नहीं है, दोनों गुड हैं। सास के लिए बहू शर हो सकती है और बहू के लिए, डॉटर इन लॉ के लिए मदर इन लॉ शर हो सकती है, ये उनका ये रिलेटिव है उनके लिए। बेटे के लिए दोनों खैर है। अब इन दो खैरों में से किस खैर की तरफ वजन बिठाया जाएगा, ये कोई मामूली बात। हर सिचुएशन के अंदर डिफरेंट है, हर सिचुएशन में डिफरेंट। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बंदा एम्प्लॉय है, एक जगह पे है, स्विच करे ना करे, एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साल में एक दिन जॉब, और वो साल में एक दिन इतनी अच्छी जॉब करता है कि पूरे साल के 364 दिन उसकी वजह से चलते हैं। साल में एक दफा डाका डलता है और वो एक दिन जान देने के लिए सामने आता है। 364 दिन वो सोता रहता है और मोटा होकर फूलता रहता है, मगर एक दिन की परफॉर्मेंस उसकी पूरा साल बचाती है। और एक वर्कर है जो पूरा साल काम करता, रोज कमा के दे। अब दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए या दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, कैसे सॉल्व कर? उसकी वैल्यू अपनी जगह की है, उसकी वैल्यू अपनी जगह। वो साल में एक दिन लड़ता है, वो साल के हर रोज लड़ता है। उसकी लड़ाई से अलहदा सर्वाइवल है, उसकी लड़ाई से अलहदा सर्वाइवल। लीडर क्या करेगा? पॉइंट एवल्यूएशन मुश्किल है। खैर का नहीं है, ये दो खैर है। इसी तरीके से एक जगह इबलीस है, दूसरी जगह फिरौन है। दोनों में से चूज करना पड़े, किसे करेंगे? अव्वल तो चूज करना ही। अब ये कहेंगे हाय अल्लाह, फिर इबलीस को चूज करना पड़ेगा। इसी के ऊपर ही कहेंगे भाई पॉडकास्ट बंद कर दे तो बंदा ही गुमराह कर। नहीं भाई, शैतान है, हदीस के अल्फाज हैं, है झूठा बात सच्ची करेगा, मगर बात सच्ची करेगा। तो दुनिया में मिनल जिन्नती व नास शैतान तो घूम रहे होते हैं ना, हमें थोड़ी पता है। हम किसी को मुय्यन करके कह सकते हैं ये शैतान है, लेकिन होंगे ना इंसानों में भी। शैतानी सिफत के होंगे, शैतानी मिजाज के होंगे, शैतानी अखलाक के होंगे, शैतानी नजरियात के होंगे, तो उससे काम कोई पढ़ रहा होगा आप। और एक फिरौन की नस्ल का होगा, मुतकब्बिर अना रब्बुकुमुल आला वाला। तो मुतकब्बिर और हासिद, शैतान हासिद था, फिरौन मुतकब्बिर था। हासिद और मुतकब्बिर के बीच में अगर कभी किसी के सिलेक्शन के क्राइटेरिया पे जाना हो तब क्या करेंगे? बल्कि इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एग्जांपल मिलती है कि जब मदीने गए हैं तो उन्होंने मिसाक मदीना किया है उनके साथ, यहूदियों के साथ। गंदा दुश्मन था वहां पे, जिन पर लानत की गई कुरान में, लानत कुरान में लानत दी जा रही है, आपसे मुआहदा कर रहे हैं उनसे, बिकॉज कुफार मक्का के खिलाफ था। ये मुश्किल काम है ना। इसके टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए इल्म चाहिए, बसीरत चाहिए, रूहानियत चाहिए, तकवा चाहिए, शऊर चाहिए, गहराई चाहिए, दकीक रकीक अमीक इल्म चाहिए। ये इसकी तरफ हमने जाना ही नहीं है, ये हम सीखने नहीं चाहते माशरे में। हमारे यहाँ तो आजकल का क्राइटेरिया काटी लगाओ, खत्म करो, साइड में करो, मेरी जिंदगी, मी माई सेल्फ एंड आई। तो जिंदगी कॉम्प्रोमाइजेस पे चलती है और उस कॉम्प्रोमाइज के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट सॉल्व करना बड़ा मसला नहीं है, टू व्हाइट्स एंड टू ब्लैक सॉल्व करना बड़े मसले। बड़े बहुत लोग होंगे जो अपने ऑर्गेनाइजेशन स्विच करना चाह रहे होंगे अच्छे पैकेज के ऊपर, लेकिन 10 चीजें इवैल्यूएट कर रहे होंगे। बात कर लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में पैसे मिल रहे हैं, एक में इज्जत मिल रही है। अब हो सकता है वो लाइफ को स्टेज पे हो के यहाँ पे इज्जत मैटर नहीं करती, पैसा मैटर करता है, ठीक है ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो। लेकिन फिर 5 साल बाद ऐसी पोजीशन में पहुंच जाएगा जहाँ पे इज्जत चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, पैसा मिल रहा है, हाँ, इज्जत नहीं मिल रही। एक जगह पे इज्जत मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा। एक जगह पे इज्जत भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, मगर स्किल नहीं मिल रहा, स्कोप नहीं मिल रहा, स्कोप नहीं, कोई ग्रोथ नहीं है आपकी। आप फैसला करें, आसान काम थोड़ी है। मैं तो अभी एक बहुत बड़े, ये तो हर इंसान ने डिफाइन करना है कि वो कौन सी वैल्यू एडिशन चाहता है। हाँ, हमारा तो मसला इज्जत का बहुत बड़ा, सही है, हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। हम उठ जाएंगे वहां से।